नरेंद्र मोदी का भाषण कड़कड़डूमा से लाइव आप देख रहे थे। ये तस्वीर कड़कड़डूमा मैदान की है और यहाँ पर भीड़ से खचाखची भरा हुआ और प्रधानमंत्री ने कई सारी बातें कही। सबसे पहले उन्होंने भाषण की शुरुआत में आम आदमी पार्टी पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने पीठ में छुरा भोंका, अस्थिरता में दिल्ली की जनता को धकेला। जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जनता को उनका ट्रैक रिकॉर्ड याद रखना चाहिए। और ये पार्टी बिना नाम लिए उन्होंने कहा ये पार्टी जमानत जब्त करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी है और झूठ बार बार नहीं चला करता और इसलिए इन ऐसे लोगों पर भरोसा ना करके हमारी पार्टी, हमारी बीजेपी पर भरोसा करें। साथ फिर उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाना शुरू किया कि पिछले 8 महीने के कार्यकाल में बेशक बड़े स्तर पर कुछ ना दिख रहा हो, लेकिन वो बिना बोले काम करने में विश्वास करते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने एक लड़ाई शुरू की हुई है और जिसका असर धीरे धीरे दिखना भी शुरू हो गया है। सब्सिडी का पैसा सीधा लोगों के खातों में जाने लगा है। फिर एक बार फिर उन्होंने जनधन योजना का जिक्र किया, जो उनके सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स में से एक है। और साथ ही दिल्ली की पानी की समस्या की बात करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा में जब से हरियाणा और दिल्ली के बीच में पानी को लेकर बवाल मचा रहता था, लेकिन जब से वहां पर बीजेपी की सरकार आई है तो उन्होंने पूरे कदम उठाए कि दिल्ली को पानी जो है भरपूर मात्रा में मिल सके। यमुना को किस तरह दिल्ली की शान बनाना है, झोपड़ियों की जगह पर पक्के मकान बनाने हैं, ना कि लोगों को वहां से विस्थापित करके कहीं और ले जाना है। और सबसे अहम बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबकी नजरें थी कि क्या वो बराक ओबामा के दौरे का जिक्र करेंगे कि नहीं, और वो भी उन्होंने इनडायरेक्ट रेफरेंस के तौर पर कर ही डाला। उन्होंने कहा कि अगर हम ओबामा की यात्रा के आयोजन में या जो कुछ भी निष्कर्ष निकला इस यात्रा का, उसमें जरा सी भी हमारी चूक होती या हम कुछ अचीव नहीं करते तो हमारे विरोधी दल, जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, हमारी चमड़ी उधेड़ देते। इस पर मैं आलोक जी का रिएक्शन चाहूंगी। देखिए, मैं समझता हूं कि एक अच्छा भाषण हो सकता है, लेकिन दिल्ली की जनता के लिए बहुत ही निराशाजनक भाषण है। आज जिस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल किया, वो भी कहीं ना कहीं एक प्रधानमंत्री के पद के लिए बहुत ज्यादा गरिमा में नहीं था। पहला शब्द मैं ये कहना चाहूंगा। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, आज भी वो कह रहे हैं कि आपने 7 कमल दिए दिल्ली के जनता ने। मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली की जनता ने तो 7 कमल दे दिए, प्रधानमंत्री महोदय आपने पिछले 9 महीने में दिल्ली को क्या दिया? आपने तो दिल्ली को कुछ भी नहीं दिया। तमाम चीजें जो उन्होंने कही हैं, उन्होंने कहा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और जनता बार बार गुमराह नहीं होती है। मैं उनकी इस बात से सहमत हूं। बीजेपी ने जिस तरह के नारे दिए, महंगाई, महिला सुरक्षा और काले धन पर जिस तरह से जनता को गुमराह किया, मैं समझता हूं कि अब जनता दोबारा से बीजेपी के बहकावे में गुमराह होने में नहीं आएगी। फिर उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि अभी आपका तो कोई जिक्र ही नहीं किया। नहीं, कोई बात नहीं, हमारी जिक्र की आवश्यकता नहीं है। किसी खाते में वो कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में नहीं समझ रहे। देखिए, उनके समझने और ना समझने से कुछ नहीं होता है। हमारे यहाँ से गए हुए लोगों को कैंडिडेट बनाते हैं, इससे ज्यादा हमारी अहमियत और उनको क्या समझ आएगी। वो हमारे यहाँ से जो लोग जाते हैं उनको मंत्री बना देते हैं, पार्टी केजरीवाल से जो लोग आते हैं उनसे पार्टी केजरीवाल से जो लोग आते हैं उनको प्रवक्ता बना देते हैं। मैं समझता हूँ दूसरे पार्टियों का जिक्र इसीलिए नहीं किया क्योंकि बीजेपी कांग्रेस युक्त होती चली जा रही है। उन्होंने कहा कि हम झोपड़ियों की जगह वहीं पर घर बना देंगे, लेकिन वो भूल गए कि जब से उनकी सरकार आई है 3 जगह झुग्गी झोपड़ियों का डेमोलिशन बहुत बुरी तरह से हुआ है। उन्होंने कहा यमुना जी का मैंने प्रण लिया है। मैं उनको बता देना चाहता हूं, पिछले महीने ही यमुना जी में इतना पॉल्यूशन बढ़ गया था कि 3 दिन तक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को, हरियाणा से जो पानी आता है, लेकिन ये पोल्यूशन तो कई साल का है ना। नहीं, पॉल्यूशन कई साल का नहीं होता है। पॉल्यूशन तो यमुना जी का, हरियाणा से पानी अगर ताजेवाला से छूटता है तो 12 से 14 घंटे में दिल्ली पहुंच जाता है। कई सालों का पॉल्यूशन नहीं होता है, पानी स्वतः बहता रहता है। फिर उन्होंने बहुत कहा कि हम दिल्ली को बहुत अच्छा नगर बनाना चाहते हैं और तमाम तरह के वादे किए उन्होंने। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री महोदय, हाई कोर्ट ने पिछले 7 महीने के अंदर 9 बार दिल्ली की कॉरपोरेशन को फटकार लगाई है, उसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा। 5 बार दिल्ली के अंदर आपकी सरकार बनने के बाद दंगे हो गए हैं, आप उसका जिक्र तक नहीं कर रहे हैं। चलिए ठीक है, इस पर हम जवाब आरती मेहरा से ले लेते हैं। बीजेपी की आरती मेहरा हमारे साथ जुड़ चुकी है और फिर हमारे साथ एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया भी जुड़ चुके हैं और तमाम लोग हैं, उनसे भी रिएक्शंस। आरती, आपने आलोक जी की टिप्पणियां सुनी अभी भी प्रधानमंत्री के भाषण पर और कई सारे सवाल उठाए इस 8 महीने के कार्यकाल पर, आप क्या कहेंगे? उनसे भी रिएक्शंस। आरती, आपने आलोक जी की टिप्पणियां सुनी अभी भी प्रधानमंत्री के भाषण पर और कई सारे सवाल उठाए इस 8 महीने के कार्यकाल पर, आप क्या कहेंगे?
शीतल जी, मैं देख रही हूँ छटपटाहट, मैं देख रही हूँ इनकी डरी हुई वो हालत कि इनकी तो चर्चा ही खत्म हो गई है, प्रसंग ही नहीं आता कांग्रेस का। तो ये बात प्रधानमंत्री नहीं है, ये अगर आप आम आदमी पार्टी का ले तो उनके उसमें चर्चा में भी नहीं आता। हालात इनकी जो हो गई है कि देश तो कांग्रेस मुक्त हो ही रहा है, दिल्ली में बची बचाई जो 8 सीटें हैं वो भी इनकी पता नहीं 3 या 4 पे आने वाली हैं। आज प्रधानमंत्री जी का इतना जबरदस्त रैली, जिस तरह का जबरदस्त लोगों का वहां पे आना और जो उत्साह दिखाई दे रहा था, और लोगों में पूरी तरह से दर्शाता है कि किरण बेदी को जब से प्रधानमंत्री जी के और हमारी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की सोच के हिसाब से लेके आए हैं, तो डेफिनेटली एक बड़ा जंप है भारतीय जनता पार्टी के फेवर में। भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का जो विश्वास लगातार मोदी जी में बना हुआ है, मोदी जी की केंद्रीय सरकार में बना हुआ है, वही देखना चाहते हैं दिल्ली की जनता कि दिल्ली की विधानसभा भी ऐसी मिले जो तालमेल की सरकार बने, जो स्वच्छ पानी और पूरा पानी दे सके। जैसे अभी प्रधानमंत्री जी बता रहे थे, हरियाणा में सरकार बनते ही हरियाणा में पानी की समस्या खत्म हुई। मुनक नहर से ऑलरेडी प्लानिंग चल रही है कि हम पानी की समस्या को दूर करेंगे। बिजली की समस्या जहां 2022 तक जहां जो ठीक है आरती जी, आलोक जी, एक बारी मैं ऋषिकेश कुमार से भी रिएक्शन ले लेती हूँ, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। ऋषिकेश जी, सीधा नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस पार्टी ने जमानत जब्त हो गई लोकसभा चुनाव में और उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, वो जनता को अब भ्रमित ना करे और झूठ बार बार नहीं चलता। ये सीधा जो कटाक्ष था ये आपकी पार्टी पर था। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आम आदमी पार्टी पे क्या कटाक्ष किया, उसका जवाब तो मैं नहीं दूंगा। मैं सिर्फ सीधा ये बात कहूंगा कि जो आज का पूरा भाषण था उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मिसिंग थी वो थी कि महिला सुरक्षा को लेकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का क्या विजन है, किरण बेदी जी का क्या विजन है। किरण बेदी ने अपना विजन 10 मिनट तक बताया के दौरान ऋषिकेश जी, नहीं, किरण बेदी ने अपना विजन 10 मिनट तक बताया। आप चाहें तो मैं रिपीट कर सकता हूं। के कान के बाद हर एक भाषण के बाद अगर आप देखें तो कंटेंट कुछ नहीं होता, कोई भी कंटेंट नहीं है। बताऊं किरण बेदी ने क्या बोला, दिल्ली की जनता के लिए क्या किया जाएगा, क्या बताया जाएगा, इस पे गौन रहा, सिवाय सिर्फ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी को अटैक करने के अलावा इनके पास इनके भाषण में कोई भी मुद्दा नहीं दिखा। और भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया भाषण इस स्तर का होगा और ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाएगा कि चमड़ी उधेड़ लेना और तमाम ऐसी बातें, मैं उनको दोहराना भी नहीं चाहता हूं, वो बिल्कुल खेदजनक है और निराशा को दर्शाता है और उनकी हड़बड़ाहट को भी दर्शाता है कि शायद दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी का चाल नहीं चलने वाला है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी हताशा उनके भाषण से पूरी तरह से निराश होती जा रही है। विनोद अग्निहोत्री, ये सवाल ये है कि वो कह रहे हैं कि महिला सुरक्षा पे कुछ नहीं बोला, लेकिन किरण बेदी ने तो अपना 10 मिनट का भाषण महिला सुरक्षा पे ही था। किरण बेदी ने अपना पूरा ब्लूप्रिंट दिया महिला सुरक्षा को लेकर के, 10 मिनट उनको समय था उनका। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जिक्र क्यों नहीं किया? तो उनकी सीएम उम्मीदवार बोल रही है पिछले भाषण में, न तो इस ऋषिकेश जी, उनकी सीएम उम्मीदवार पूरा खाका पूरी आउटलाइन पेश कर रही है और आपको क्या चाहिए? अब आप उसका मन से, यानी कि देश के प्रधानमंत्री कुछ ना बोले महिला सुरक्षा पे, ये बहुत अच्छी बात है, ये अप्रिशिएट करने लायक है। ऋषि जी पहले भी बहुत बार बोलते रहे, क्या प्रभाव हुआ है? आज नहीं बोला तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, एक मंच से एक बात फिर से रिपीट क्यों हो ऋषि जी? महिला सुरक्षा का काका आप मानते हैं ना किरण बेदी ने दिया है, आप ये तो मानते हैं ना? तो फिर एक बात बताइए, जब पानी पी पी के अरविंद केजरीवाल को गाली देनी होती है तो तमाम नेता बोलते हैं, लेकिन जब मुद्दों की बात करनी होती है तो उसको नहीं दोहराया जाएगा। एक नेता ने बोल दिया, बिजली, भ्रष्टाचार, लेकिन आम आदमी पार्टी को कुछ बोलना होता है,
अरविंद केजरीवाल जी को कुछ बोलना होता है तो वो बोलेंगे, सारे नेता बोलेंगे। अमित शाह जी भी आए, उनका पूरा भाषण क्या था? उनका पूरा भाषण अरविंद केजरीवाल के खिलाफ था। नरेंद्र मोदी जी की स्टार्टिंग क्या थी? वो अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बिना जो है, आम आदमी पार्टी का नाम लिए बिना जो है हमें कोसते रहे। अरे आपको तो खुश होना चाहिए, अरविंद केजरीवाल इतने बड़े नेता हो गए, प्रधानमंत्री हैं, आपके पास सरकार है, आप मुद्दों की बात कीजिए। आपको तो खुश होना चाहिए ऋषि कुमार जी। इससे आपको इस बात पे तो प्रसन्न होना चाहिए कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और प्रधानमंत्री जो है वो आपको ही अपना मुख्य मुकाबले मान रहे हैं, आपको प्रमुख प्रतिद्वंदी मान रहे हैं, इसलिए आप हमला कर रहे हैं। तो इसलिए तो हमें इस बात पे प्रसन्नता नहीं है। हमें प्रसन्नता तो तब होती जब एक नागरिक होने के नाते हमारे लिए कुछ कहा जाता, दिल्ली की जनता के लिए कुछ कहा जाता। लेकिन आप जो है एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, आप मुझे बताइए दिल्ली विशेष की बात कैसे नहीं हुई? उन्होंने सब्सिडी के पैसे की बात कही, उन्होंने यमुना को दिल्ली की शान बनाने की बात कही, यमुना के लिए पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है, हजारों करोड़ों की चोरी पर ताला लगाया, किस तरह सब्सिडी का पैसा सीधा लोगों के अकाउंट में भिजवा कर फिर वो कह रहे झोपड़ी की जगह पक्का मकान, महिला सुरक्षा की बात कर चुकी थी किरण बेदी, उससे पहले बारे में लेकर क्या कहा? प्रदीप महिला सुरक्षा के बारे में लेकर क्या कहा? कुछ भी नहीं। अगर आप शीतल जी ऐसा है कि मैंने इससे पहले जो रामलीला मैदान में नरेंद्र मोदी की रैली हुई थी, वो हालांकि चुनाव की घोषणा से पहले हुई थी, लेकिन वो एक तरह से चुनावी रैली ही थी। वो और आज का भाषण दोनों सुना। मुझे जो एक चीज महसूस हुई कि दिल्ली के चुनाव में नरेंद्र मोदी का दिल नहीं है। देखिए, नरेंद्र मोदी भाषण नहीं देते हैं, वो जब चुनाव रैली में बोलते हैं तो संवाद करते हैं। लगातार उनका जो है, जो भी सामने श्रोता है उनसे एक निरंतर संवाद चलता रहता है। आप रामलीला मैदान की रैली को भी याद कीजिए, आज की भी रैली को, दोनों में इसका अभाव दिखा। वो जैसे भाषण देने की औपचारिकता पूरी कर रहे हो, इस तरह से उनकी रैली आज की मुझे लगी। लेकिन प्रदीप, अभी उन्होंने एक तरह से जिम्मा किरण बेदी के कंधों पर डाल दिया है। नहीं, अब इसके देखिए, हम लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन इसके अंदाजा लगा सकते हैं कि दो ही इसके जो है निष्कर्ष हो सकते हैं। या तो उनको जो फीडबैक मिला है उससे वो आश्वस्त है कि जीत रहे हैं, या मान लिया है कि हार रहे हैं तो ज्यादा इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कोई बीच की बात तो नहीं हो सकती, इन दोनों में से कोई एक बात हो सकती है। दूसरा, ये ठीक है कि उन्होंने सारे मुद्दे उठाए, बाकी बातें की, सीधे आम आदमी पार्टी पर हमला किया नाम लिए बिना अरविंद केजरीवाल और पार्टी का, और एक बात जो उनके आर्थिक दर्शन में है उस पर भी उन्होंने कहा, जो मुफ्त वाली बात की। गुजरात में 12 साल में उन्होंने कोई चीज मुफ्त नहीं होने दी। वो इस फिलॉसफी में यकीन नहीं करते कि मुफ्त में कुछ दिया जाए। उनका मानना है अगर सर्विस आपको प्रोवाइड की जा रही है तो उसका पैसा लगेगा, चाहे कम लगे या ज्यादा लगे। तो एक उन्होंने नई बात आज की रैली में जो कही, मुझे लगता है पिछली और इस रैली दोनों को मिलाकर दिल्ली के लिए वो ये है। लेकिन उनके भाषण से उस तरह से लगा नहीं कि उनके वर्कर को आज कुछ बहुत ज्यादा टॉकिंग पॉइंट मिले होंगे। देखिए, जब भी कोई लोकप्रिय नेता, बड़ा नेता पार्टी का बोलता है तो वर्कर की नजर इस बात पर होती है कि उसे टॉकिंग पॉइंट क्या मिलेंगे। आज की रैली से बहुत ज्यादा ऐसी उम्मीद कर, बल्कि मेरा मानना है कि किरण बेदी ने जो कुछ बोला वो चुनाव की दृष्टि से बहुत अहम है और बीजेपी के लिए ज्यादा फायदेमंद है। वो टारगेटेड है, बिल्कुल कंसंट्रेटेड है, उसमें लक्ष्य में कहीं इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, सीधा है कि हमारा टारगेट कहां है। तो किरण बेदी ने जो कुछ कहा है वो चुनाव की दृष्टि से ज्यादा प्रभावी होगा। आज की रैली से बीजेपी के समर्थकों को बहुत ज्यादा उम्मीद रही होगी। भीड़ के लिहाज से इस रैली को सक्सेसफुल मान सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का जो भाषण था मुझे लगता है कि वो थोड़ा निराश करने वाला। शीतल, मैं एक ब्रेक का वक्त हो रहा है। आरती मेहरा भी कुछ कहना चाहती हैं, आलोक जी भी, आप भी, सभी से लेंगे रिएक्शन, दीपक का भी रिएक्शन लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, हमारी ये बहस जारी है, आप देखते हैं। तो दिल्ली में करकटडुमा में अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली की सभा की। इस रैली का, उनके इस भाषण का एक छोटा सा अंश आपको सुनवाते। और इसलिए हमने संकल्प किया है कि जहां झोपड़ी है वहीं पर पक्का मकान बना करके उस झोपड़ी में रहने वाले को मकान दिया जाएगा।
इस पर हमारी पैनल के साथ हमारी खास चर्चा जारी है। विनोद जी, क्योंकि ब्रेक से पहले आपको रोका था, आप अपनी बात रखिए, फिर आरती जी के पास, दीपक के पास। नहीं, मोटे मोटे तौर पर तो जो प्रदीप जी ने कहा मैं उससे सहमत हूं कि भाषण में वाकई ऐसी कोई बात नहीं थी ठोस दिल्ली के लिए, जो बात मतलब आज लगे कि जो टॉकिंग पॉइंट के रूप में भाजपा के कार्यकर्ता जनता के बीच में ले जाएं। और महिला सुरक्षा का मामला वाकई प्रधानमंत्री के भाषण से मिसिंग था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक दो चीजें मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि एक तो जो 2022 तक जो है दिल्ली में पूरे सबको जहां झुग्गियां हैं, झोपड़ियां, मकान देने की बात है, वो एक लंबी प्रक्रिया है। लेकिन इस तरह के वादे, भाई 50 लाख मकान बनाने के गुजरात में वादा करके मोदी जी आए थे पिछले चुनाव में 2012, मुझे याद है, बाकायदा घोषणा पत्र में था कि हम 50 लाख मकान बनाएंगे। और कांग्रेस ने बहुत सवाल उठाए थे। और अभी अगर पता किया जाए 3 साल 2.5 साल हो गए हैं कि कितने मकान बने गरीबों के लिए वहां पर, तो सामने सच्चाई आ जाएगी। दूसरी बात, ये मकान बनाने के गुजरात में वादा करके मोदी जी आए थे पिछले चुनाव में 2012, मुझे याद है, बाकायदा घोषणा पत्र में था कि हम 50 लाख मकान बनाएंगे। और कांग्रेस ने बहुत सवाल उठाए थे। और अभी अगर पता किया जाए 3 साल 2.5 साल हो गए हैं कि कितने मकान बने गरीबों के लिए वहां पर, तो सामने सच्चाई आ जाएगी। दूसरी बात यह है कि ये जो उन्होंने एक बात जो कही, जो मुझे थोड़ा सा अटपटी लगी, क्योंकि भाजपा के बहुत पुराने नेता हैं, नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली जिस तरह की ईमानदार सरकार सोच भी नहीं सकती, देखी तो है ही नहीं, तो वैसी ईमानदार सरकार हम देंगे। यानी जो मदन लाल खुराना की सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, जो पहली सरकार थी दिल्ली की 1993 में, क्या वो ईमानदार सरकार नहीं थी? आरती जी यहाँ पर हैं, ये उस दिल्ली की राजनीति को समझती हैं, ये इस पर यानी आपने उस सरकार को भी एक तरह से खड़ा कर दिया। शीला दीक्षित की सरकार 15 साल की थी, उस पर तो आपको हक है सवाल उठाने का, लगाने का, लेकिन आपने अपनी पार्टी की सरकार की जो है, तो ये थोड़ा सा जो है मुझे जरूरत पता लगा। आरती जी, कुछ हाईलाइट्स इस भाषण के, उससे पहले आप ये कह सकते थे कि जैसे आपने 5 साल के भाजपा की सरकार देखी है, उसे बहुत सारे काम किए थे, हम उससे और बेहतर सरकार देंगे तो समझ में आता। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसी कोई मतलब सरकार अभी तक दिल्ली में आई नहीं है, तो ये मुझे थोड़ा अटपटा लगा। नहीं आरती जी, मदन लाल खुराना, साहब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज, तीनों की सरकार क्या बेईमान थी? हाँ, साहब सिंह वर्मा का तो मैं जिक्र करना भूल गया मैं भी। देखिए, उनका कहने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था? एक ईमानदार सरकार को देखे हुए आज 15 साल हो गए। जिस तरह से ये नहीं कहा प्रधानमंत्री जी ने, के खुलासे से देख सकते हैं, आरती जी 15 साल नहीं कहा। जिस तरह से कांग्रेस दबाव की और लूट की राजनीति कर रही थी, दिल्ली उससे बची हुई नहीं है। दिल्ली में 15 साल की शीला सरकार के भ्रष्टतम समय 8 साल का कॉर्पोरेशन का शासन भी देख लीजिए। परसों भी हाईकोर्ट ने बड़ी भारी फटकार लगाई है। का अनार्किस्ट एटीट्यूड चला है कि ये अपने आप को कहते हैं ईमानदार, दूसरे सारे बेईमान। आज इनके प्रत्याशी के घर में 500 पेटियां निकलती हैं शराब की, और ऐसे है दिखाने का चेहरा कुछ और है और अंदर से कुछ और है। नरेंद्र मोदी जी का पूरा भाषण एक कार्यकर्ता के नाते मैं कहना चाहूंगी बहुत इंस्पायरिंग था। उन्होंने पानी की बात की, उन्होंने जनधन योजना की बात की, उन्होंने जहां झुग्गी वहां पक्के मकान 2022 तक की बात की, उन्होंने दिल्ली को ऐसी मुश्किलों से निकालने का उन्होंने वायदा किया, उन्होंने दिल्ली को एक बेहतर कि सारे विश्व की इसके ऊपर नजर है। वो पहले ही स्मार्ट सिटी की बात कर चुके हैं। स्मार्ट सिटी के जितने इंपॉर्टेंट विषय आते हैं स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, उस सब की बात की। किरण बेदी जी ने महिला सुरक्षा की बात की। आम आदमी पार्टी हताशा की तरफ जा रही है। जैसे जैसे ठीक है आरती जी को दिखाई देने लगा है कि उनकी जो वो है वो घटती चली जा रही है। इसलिए शीतल जी ये कारण है। शीतल जी, आप हजूम देखिए लोगों का, आप लोगों में उत्साह देखिए। कौन सी ऐसी रैली आप दिखा सकते हैं? चलिए जनता का ही जान लेते क्या वहां पर जनता ने क्या निष्कर्ष निकाला। संजय शर्मा हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, नरेंद्र मोदी आए, भाषण दिया, चले गए, जनता क्या बोल रही है? जनता को कैसा लगा उनका यह भाषण? क्या चर्चा हो रही है वहां पे? शीतल, हम आपको सीधे जनता के पास लिए चलते हैं कि जनता क्या बोलना चाहती है। आप लोगों को कैसा लगा नरेंद्र मोदी का भाषण? सर बहुत बढ़िया लगा। नरेंद्र मोदी की स्पीच बहुत अच्छी लगी है और हम यही कहना चाहते हैं कि देश को एक अच्छी सरकार मिल चुकी है और युवाओं को एकजुट होना पड़ेगा और युवा लोग एकजुट होंगे। देश की जो विकास की डोर है वो आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ने वाली है और वो बढ़ती रहेगी।
शीतल, पूरे भाषण के दौरान जब से किरण बेदी बोलने आई थी तब भी मोदी मोदी के नारे लग रहे थे, जनता में काफी उत्साह था। और मैं आपको बता दूं, आज आम जनता यहां पर नहीं आई थी, ये पूरा कैडर निकल के आया था भारतीय जनता पार्टी का। पूरा भारतीय जनता पार्टी के कैडर से पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ था। ऐसा मैदान रामलीला मैदान पर 10 जनवरी को हमको देखने को नहीं मिला, लेकिन आज जबरदस्त भीड़ थी, उत्साह था लोगों में। लोग एक के ऊपर एक चढ़ करके नरेंद्र मोदी को देखना चाहते थे, उनकी एक झलक देखना चाहते थे, उनकी हर बात पर रिएक्ट कर रही थी जनता। और ऐसा उत्साह हमको अभी तक दिल्ली चुनाव में पहली बार देखने को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काडर था और ये काडर के हाथ जिम्मे ही अब जिम्मा है कि भैया जनता को निकाल के लाओ, वोट डलवाओ। देखिए, काडर का जिम्मा बहुत बड़ा है और इसीलिए कई सारे राज्यों से अपने काडर को लाया गया है, ट्रेंड कार्यकर्ताओं को लाया गया है। और ये काडर की जिम्मेदारी होगी, उन ट्रेंड कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी होगी कि जो प्रो बीजेपी वोट हैं, जो मध्यम क्लास का वोट है, जो वोट स्विंग कर सकता है भारतीय जनता पार्टी के फेवर में, उनको अधिक से अधिक निकाला जाए और वोट करवाया जाए। लेकिन जहां तक इस रैली की बात है, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, बिजली का मुद्दा है, जिसके बारे में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने कहा था 33% बिजली सस्ती कर दी जाएगी। उनका राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, उपराज्यपाल सब कुछ कर रहे थे, सर्वे सर्वा थे। तो बिजली के मुद्दे पर बीजेपी खामोश क्यों है? क्या 33% बिजली सस्ती करेगी? आपने कहा है, कांग्रेस ने कहा है कि वो ₹1.5 प्रति यूनिट बिजली देगी, लेकिन बीजेपी का क्या कहना है? बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट आया नहीं है। आरती से मैं एक लाइन में इसका जवाब चाहूंगा। आरती, क्या 33% बिजली सस्ती करेगी बीजेपी? और अगर करना चाहती है तो आपने राष्ट्रपति शासन के दौरान ऐसा क्यों नहीं किया? देखिए दीपक जी, हमारे पुराने मैनिफेस्टो जो 2013 का मैनिफेस्टो है, उसमें हमने 30% बिजली के दाम कम होंगे ऐसा बहुत क्लियर किया। रामलीला मैदान उसमें कोई चेंज नहीं आया है। रामलीला मैदान की 10 जनवरी की प्रधानमंत्री जी की रैली में उन्होंने 24 घंटे बिजली देने का वादा किया है, जनरेटर फ्री बिजली देने का वादा किया है और उन्होंने वादा किया है कि मैं सस्ती बिजली मुहैया कराऊंगा। कितनी सस्ती? आसमान के तारे तो सब कुछ ही फ्री बांटने के लिए तो अरविंद केजरीवाल जी, कोई उनसे ये प्रश्न करे कि आप जितना फ्री देने का आप सब जवाब दिखा रहे हैं, उसको देंगे कहाँ से? उसका बजट कहाँ से आएगा? अच्छा, जवाब ले लेते हैं आपसे, बताइए ना, आपसे जवाब ले लेते हैं। इतना फ्री उतरने तक पैसे चाहिए, आपसे जवाब ले लेते हैं, बताइए। ऋषिकेश जी, आपसे आप इसका जवाब दे सकते हैं? जी, मैं इनसे ये कह रहा हूं कि देखिए, इन्होंने आज कोई मुद्दा तो बताया नहीं नया, और इनका ना तो कोई मैनिफेस्टो आ रहा है जो बता सके कि भाई आप बिजली पे क्या कर रहे हो, पानी पे क्या कर रहे हो। स्पेसिफिक की बात मैं कर रहा हूं आपको। जिस तरीके से दीपक जी ने कहा कि भाई 33% बिजली की बात इन्होंने पिछले साल करी थी, इस साल उनका क्या दावा है? जबकि आम आदमी पार्टी हमेशा से कहती रही है कि हम जो है बिजली के दाम आधे करेंगे, और हमने 49 दिन की सरकार में किया भी था। तो इन सारे मुद्दों पे ये बिल्कुल ही जो है गौन है, और इनका मुद्दा सिर्फ इसलिए है कि भाई अब अरविंद केजरीवाल जी को किस तरीके से ये गाली दे सकते हैं, आम आदमी पार्टी को किस तरीके से ये नीचा दिखा सकते हैं। कल जो पोस्टर इन्होंने निकाला, लेकिन ऋषिकेश जी शायद आपके इसी व्यू पॉइंट को देखते हुए नरेंद्र मोदी ने वो चुटकुला सुनाया, आप क्या कह रहे हैं? और वो ऑटो वाले का चुटकुला सुनाया, कभी आप कि मुफ्त मिठाएंगे लेकिन उतारेंगे मुफ्त नहीं। कभी आप किरण बेदी को अवसरवादी बताते हैं, आप क्या कर रहे हैं? कभी कहते हैं कि आपका स्टिंग होने लगा, कभी आप कहते हैं कि दिल्ली के बड़े नेता फोन इस तरीके की राजनीति जो है जहाँ पे आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं और मेन मुद्दे कौन हो रहे हैं, इस तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ऋषिकेश जी, इसका जवाब दीजिए। शीतल जी, अगर हम प्रधानमंत्री जी के भाषण पर रहे तो बेहतर रहेगा। 3-4 चीजें मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि किरण बेदी जी बहुत मजबूत इरादों के साथ आनी है, इरादों की बात उन्होंने कही, लेकिन आज ही हमें कहीं पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा कि अगर मैं नहीं जीतूंगी और सरकार नहीं बनेगी तो मैं अमेरिका में जाकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कहीं जाकर कार्यरत हो जाऊंगी। आज ही हम उनके इरादों को देख रहे हैं कि दिल्ली की जनता के साथ वो कितनी ईमानदारी के साथ जुड़ी हुई हैं। केवल मुख्यमंत्री बनने के लिए वो यहां तक आई हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि डायरेक्ट जो सब्सिडी का बेनिफिट मिलता है वो चिदंबरम जी के समय पे पहले ही आधार कार्ड जब हमने बनाया था उसका मूल उद्देश्य ही केवल ये था।
फिर उन्होंने भ्रष्टाचार की बात कही कि मैं भाषण कम देता हूं, भ्रष्टाचार पर कदम उठाता हूं। उन्होंने दिल्ली के लिए की ये बात बिल्कुल गलत है कि उन्होंने कहा मैं हार्वर्ड चली जाऊंगी। आज तमाम जो टाइम्स ऑफ इंडिया ये कहती है कि मैं हार्वर्ड में जाके भाषण देती रहती हूं, ऐसा उन्होंने हमारे इंटरव्यू में भी कहा था। टाइम्स ऑफ इंडिया का मेरे पास अभी भी है, मोबाइल में आया हुआ है, आप कहेंगे तो मैं बाद में पढ़ के सुना दूंगा आपको फोन पे। इसके बाद भ्रष्टाचार की लड़ाई की बात कही उन्होंने। मैं पूछना चाहता हूं आज संजीव चतुर्वेदी कहां है? संजीव चतुर्वेदी को बचाने वाला मंत्री भी नहीं छोड़ा इन्होंने दिल्ली में। दूसरी चीज नहीं है, मेरा तथ्य बिल्कुल ठीक है, मेरे पास सही नहीं है, मेरे पास रिकॉर्ड है, अगर आप कहेंगे तो बाद में बता दूंगा। फिर उन्होंने जमुना माँ का बड़ा गुणगान किया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं जो दिल्ली का शेयर हर साल 1.25% के करीब पानी का बढ़ता था क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती है, वो शेयर इस बार नहीं बढ़ा। और मुनक कैनाल की जो बात करते हैं कि पानी की समस्या ही हल हो गई, अभी तक 1 GMD पानी भी दिल्ली का पिछले 1 साल में नहीं बढ़ा है जब से दिल्ली की कांग्रेस की सरकार गई है। उसके बाद मैं जानना चाहता हूं आपसे अनऑथराइज कॉलोनीज, आपके तमाम प्रवक्ताओं ने तमाम चैनल के स्क्रीन तोड़ दिए उस दिन कि हमने अनऑथराइज कॉलोनीज को ऑथराइज कर दिया है। आज अनऑथराइज कॉलोनी शब्द का भी नाम प्रधानमंत्री महोदय ने लेना उचित नहीं समझा। जिस विषय को आकर फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 60 लाख लोगों का फायदा हो गया, आज प्रधानमंत्री महोदय की स्पीच से वो शब्द पूरी तरह से गायब थे। बिजली एक बार उन्होंने नाम लिया, झुंझुना दिया, ट्विटर का खेल सा खिलाया और उसके बाद चले गए। दीपक साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी, अभी भी ब्रेक में हम बात कर रहे थे कि बिजली का मुद्दा उन्होंने टच ही नहीं किया। आप बताइए 30% बिजली के दाम आप कब कम करेंगे और कैसे कम करेंगे? आपने तो उल्टा काम कर दिया कि जिन लोगों का 2 किलोवाट का कनेक्शन था, बगैर बिजली कंपनियों ने कंज्यूमर से पूछे उनको 4 किलोवाट में कर दिया और वो BPL परिवार से भी बाहर हो गए। मैं समझता हूं आज का जो भाषण था वो पूरी तरह से खोखला भाषण था और दिल्ली की जनता, खास तौर पर दिल्ली के जो 360 गांव हैं और अनऑथराइज कॉलोनीज हैं, उनको बहुत बड़ी निराशा हुई प्रधानमंत्री के। ठीक है, हमारे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। दीपक आप क्लोज करना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? शीतल, आज के प्रधानमंत्री के भाषण ने खोखली पार्टी, खोखले लोग ही इसको खोखला मान सकते हैं। मैंने फैक्ट्स प्रस्तुत किए हैं, अगर आपको फैक्ट्स काटने के लिए कहीं एक शब्द बोलना है तो बोलिए। ठीक है, बात खत्म हो गया। दीपक बिल्कुल, मैं एक लाइन में समाप्त करूंगा कि आज के प्रधानमंत्री के भाषण के बाद ये शुरुआत है शीतल। किरण बेदी का जो इफेक्ट हुआ था, किरण बेदी के आने के बाद ऐसा लग रहा था कि ये चुनाव किरण वर्सेस केजरीवाल हो जाएंगे, लेकिन अंततः भारतीय जनता पार्टी को फिर से मोदी शरणम गच्छामी होना पड़ा है। मोदी जी को फोर फ्रंट पे लाना पड़ा है। एक बार फिर से कार्यकर्ताओं को जुड़ने की अपील की गई है। जो बीजेपी की माला बिखर गई थी, एक बार फिर से मोदी और अमित शाह की जोड़ी मैदान में फुल फॉर्म के अंदर आ गई है। तो हमको इस आफ्टर इफेक्ट को देखना पड़ेगा कि जनता से बीजेपी कितनी कनेक्ट हो पाती है इस बार फिर, और हमको कुछ दिन तक और इंतजार करना पड़ेगा कि मोदी जी की रैली का इफेक्ट कितना होता है दिल्ली के अंदर, क्योंकि मोदी ही इकलौते खेवनहार हैं अब बीजेपी के लिए, ये हमको समझ लेना चाहिए। बिल्कुल। दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आरती जी आपका, आलोक जी, ऋषिकेश जी, प्रदीप जी, विनोद जी और संजय शर्मा जो कि ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े थे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बहस में, इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरें जारी हैं, देखते रहिए इंडिया।